वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम प्राकल्पना के वीडियो लेक्चर के इस भाग में हम बात करने वाले हैं कि प्राकल्पना का जब हम निर्माण करते हैं तो उसकी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण क्या होते हैं। इससे पहले हम प्राकल्पना के विविध पक्षों पर बात कर चुके हैं, जिसमें उसका अर्थ, परिभाषा, प्राकल्पना के स्रोत, अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं इत्यादि के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्राकल्पना के निर्माण के जो प्रमुख चरण हैं, यानी कि स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि प्राकल्पना के निर्माण में हमें कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे प्राकल्पनाओं का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्राकल्पनाओं में लचीलापन हो, इसके विभिन्न विकल्पों को स्वीकार किया जाए तथा जो भी अपवाद हों उनको स्पष्ट करते हुए चलें, ताकि अधिकतर सामाजिक परिस्थितियों में हम इन कारकों का सरलपूर्वक पता लगा सकें। केवल विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास प्राकल्पना के माध्यम से नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे सुझाव एवं निर्देशों के रूप में हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि जिनका प्रयोग करते हुए संपूर्ण सामाजिक परिस्थिति या संस्था की पड़ताल संभव हो सके। प्राकल्पना के निर्माण के सामान्यतः 4 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है कि कार्यों का अध्ययन, यानी कि जो भी लिटरेचर आपके विषय में जिस प्रॉब्लम के ऊपर, जिस समस्या के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिन चरों से संबंधित आप काम कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी साहित्य, रिसर्च उपलब्ध है उसको पढ़ा जाना है ना, जिसको आप कई बार रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम इसीलिए करते हैं कि उपलब्ध साहित्य जो भी है उसका हम अध्ययन करके विषय से संबंधित जितने भी जानकारियां हैं, जो उसके जितने भी पक्ष हैं, उनको हम एकत्रित करते हैं, उनको समझते हैं, ताकि उसकी विषय की गहनता का, विशेषता का, उसकी विशिष्टताओं का, उसमें जो काम किए गए हैं, जो अनछुए पक्ष हैं, उनके बारे में हमें पता चले। दूसरा स्टेप है चरों का चयन, वेरिएबल्स क्या हों। आमतौर पर जब आप प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो उन प्राकल्पनाओं में 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के संबंध को दिखाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि गरीबी अशिक्षा का कारण है, तो आप क्या बता रहे हैं इसमें? गरीबी एक चर है और अशिक्षा दूसरा चर है। तो गरीबी और अशिक्षा के बीच में आप एक संबंध बता रहे हैं कि गरीबी होगी तो अशिक्षा होगी। या अंधविश्वास गरीबी का कारण है, या परंपराएं विकास में बाधक हैं। तो आप इस प्रकार से जो भी आप प्राकल्पना बनाते हैं तो उसमें आप 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप हो ये है कि आप प्राकल्पना निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण चर क्या होंगे, उन चरों का चयन करना, ताकि आप उनके बीच के कार्य कारण प्रभाव और संबंधों को अपने प्राकल्पना में बता सकें, उनको उद्घाटित कर सकें। थर्ड जो स्टेप है वह है प्राकल्पना का निर्माण, यानी कि आपने इसके पहले जो भी उपलब्ध साहित्य है उसको पढ़ लिया, उसकी बारीकियों को समझ लिया। दूसरा, आपने चरों का निर्धारण कर लिया जिनके बीच में आपको संबंध ज्ञात करना है। अब आपको प्राकल्पना बनाना है।
अर्थात जब महत्वपूर्ण चरों को संकलित कर लेते हैं तो हमको देखना चाहिए कि कौन कौन से कारक प्रभाव डालने वाले हैं और कौन कौन से कारक प्रभावित होने वाले हैं। मतलब जैसे कुछ कारक ऐसे होते हैं जो दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो केंद्रीय भूमिका में होते हैं, उनके कारण दूसरी चीज़ें या दूसरी विशेषताएं निकलती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि गरीबी है तो अशिक्षा होगी, गरीबी है तो उनमें वो अपने अधिकारों के प्रति वंचित होंगे, गरीबी है तो उनका शोषण होगा, नहीं। तो बहुत सारे चर हैं, तो उसमें कुछ चर ऐसे होंगे जिनके कारण दूसरी विशेषताएं उस समूह में आपको दिखाई देंगी। तो ये निर्धारण करना कि प्रमुख जो आधार चर क्या हैं या प्रमुख जो कारक प्रभाव डालने वाले चर कौन से हैं और प्रभावित होने वाले चर कौन से हैं। तो इन चरणों में प्राकल्पना का निर्माण सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ रूप से इन चरों के बीच में संबंध के आधार पर आप कर सकते हैं। सकारात्मक इस तरीके से कि आपने जैसे कहा कि गरीबी अशिक्षा को बढ़ावा देती है, ये सकारात्मक है, दोनों के बीच में संबंध आप बता रहे हैं। दूसरा आपने बताया कि गरीबी और अशिक्षा के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये भी संबंध है लेकिन नकारात्मक है। तो इस प्रकार से आप प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर फोर्थ स्टेप है कि व्यावहारिक प्राकल्पना का निर्माण या कार्यकारी जो प्राकल्पना है उसका निर्माण। इस चरण में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्मित प्राकल्पना व्यावहारिक है अथवा नहीं है। व्यावहारिक के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकल्पना की व्यावहारिकता के क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं। व्यावहारिक प्राकल्पना के सभी गुण निर्मित प्राकल्पना में होने चाहिए, अर्थात निर्मित प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, उसके परीक्षण से संबंधित तथ्य, आंकड़े इत्यादि उपलब्ध होने चाहिए। आपकी प्राकल्पना विशिष्ट, स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसमें जो भी प्रक्रिया और पूर्वानुमान वो इंगित करती है वह स्पष्ट रूप से वर्णित हो। प्राकल्पना की जांच के लिए प्रविधियां उपलब्ध हों, वह सरल और मुख्य सिद्धांतों से संबंधित हो, इत्यादि बातों के ऊपर हमें गौर कर लेना चाहिए। पांचवा जो स्टेप है प्राकल्पना निर्माण का वह है कि प्राकल्पना के परीक्षण से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जो भी उसके पक्ष हैं, उन सभी पक्षों का हमें तसल्ली से वर्णन करना चाहिए। इस चरण में संबंधित जितनी भी परिस्थितियां हैं, प्रविधियां हैं, संकलन के उपकरण हैं, तथ्य विश्लेषण की जो प्रविधियां हैं इत्यादि का स्पष्ट वर्णन, व्याख्या और उल्लेख करना चाहिए। छठा स्टेप है माप का चयन, कि प्राकल्पना की जांच से संबंधित उपयोग किए जाने वाले मापों को निश्चित करना और संबंधित क्या क्या मान्यताएं इसके संदर्भ में हैं उनको निर्धारित करना कि हम प्राकल्पना की जांच किन मापों के आधार पर करेंगे और किन मान्यताओं के आधार पर करेंगे, उनको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और सेवेंथ जो स्टेप है वह है इसकी सत्यता की जांच, यानी कि टेस्टिंग ऑफ रिलायबिलिटी। अनुसंधानकर्ता को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि तथ्यों को एकत्र करने के बाद वह उनकी सत्यता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जांच कैसे करेगा, किन कौन से मेजर्स हैं जिसके आधार पर उनको यह निर्धारित करेगा कि जो ये विश्वसनीय और प्रामाणिक है। तो यह अंतिम प्रक्रिया है प्राकल्पना के निर्माण की। तो इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि जिसमें हमने समझा कि प्राकल्पना के निर्माण के जो प्रमुख जो 7 चरण हैं वो क्या हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और अंतिम वीडियो में कि प्राकल्पना के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।